पहले वाला वीडियो में या इससे पहले वाला क्लास में हमने ट्रांसफार्मर का बेसिक के बारे में सीखा है ना। ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, या ट्रांसफार्मर हमारा जो है किस तरीके से काम करता है, और ट्रांसफार्मर में क्या क्या लगा होता है, और ट्रांसफार्मर कितने तरह के होता है, ये हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा एक टॉपिक है, इसमें हम ट्रांसफार्मर के एक प्रकार पढ़ेंगे, जिससे कई बार क्वेश्चन जो है पूछा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये देखेंगे कि एक हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो व्यापारिक आधार पर होता है, कमर्शियल यूजेस पे। कमर्शियल यूजेस पे कि हमारे जो है बोर्ड या कंपनी एक ट्रांसफार्मर लगा देता है और उसी से सप्लाई हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, और हमें जो है उसमें जो चार्जेस उठता है मीटर्स में, हम उसे क्या करते हैं, चार्जेस को प्रोवाइड करते हैं या चार्जेस को देते हैं। ये एज अ यूज़ कैसा होगा, कमर्शियल पर्पस, व्यापारिक पर्पस, ठीक है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, है ना, जिसको हिंदी में वितरण, जिसको हम लोग वितरण प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसी टाइप का एक और ट्रांसफार्मर होता है कि अगर किसी अपार्टमेंट में या अगर किसी इंडस्ट्री में या कारखाना में ट्रांसफार्मर लगा है ना, तो उसका भी संरचना और कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर हम देखें, बनावट अगर देखें, तो दोनों में क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए हमने जो है दोनों ट्रांसफार्मर को इकट्ठे समझाना चाहते हैं, है ना, कि किस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर ये वर्क करता है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। कई बार क्वेश्चन जो है इसके पार्ट्स से पूछता है, पार्ट्स, है ना, कौन कौन सा पार्ट्स होता है और किस पार्ट्स का क्या काम होता है। मेनली हम लोग जो छोटा बड़ा कई तरह के ट्रांसफार्मर पढ़ा, पेज के आधार पर पढ़ा या कूलिंग के आधार पर पढ़ा, है ना, या कनेक्शन के या कोर के आधार पर, वो सब अलग अलग है। लेकिन ये हमारा जो है बिल्कुल डिफरेंट, इसमें ये हम लोगों को पता लग जाता है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें कि जो आपके मोहल्ले के बाहर, है ना, या गांव के बाहर, गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है और इसी ट्रांसफार्मर से उसके नज़दीक में जितने भी घर होता है उसमें सप्लाई जाता है, उसी को हम लोग जो है पावर ट्रांसफार्मर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसी टाइप का ट्रांसफार्मर और होता है जो थोड़ा ज़्यादा पावर का होता है, वो जो हमारा इंडस्ट्री वगैरह में लगा होता है। दोनों का डिफरेंट यही है कि दोनों का पावर में थोड़ा अंतर होता है और दोनों का जो है कनेक्शन थोड़ा अलग है। अगर हम पावर ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, है ना, कि पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर 2000 kVA से लेकर के 20,000 kVA तक तो होता है, 2000 kVA से लेकर के 20,000 kVA तक। जब ये ट्रांसफार्मर जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है 5 kVA से लेकर के, है ना, 2000 kVA तक होता है, 5 kVA से लेकर के 2000 kVA तक होता है, ठीक है। और साथ साथ में अगर हम देख करें कि अगर हमारे कोई ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हम लोग जो है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का नाम नहीं ले रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारा कोई ट्रांसफार्मर 15,000 kVA से नीचे के, उसको क्या बोलेंगे, हालांकि ये पहले हम डिस्कशन नहीं किया आप लोगों को। तो जो 15,000 kVA से नीचे वाला ट्रांसफार्मर होता है उसको LT ट्रांसफार्मर के नाम से जाना है ना, क्या नाम जानते हैं, LT ट्रांसफार्मर। और जो 15,000 kVA से ज़्यादा के ट्रांसफार्मर होता है इसको हम लोग जो है HT ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखना है ना, कि हमारा LT ट्रांसफार्मर क्या होता है, HT ट्रांसफार्मर होता है। इसका कनेक्शन भी डिफरेंट होता है, हमने कनेक्शन के भी आज बात करेंगे। इसमें बेसिकली हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन हम करके दिखाएंगे, क्लियर। देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है ना, मुख्य भाग, जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग, है ना। मुख्य भाग में हम लोग जो है दोनों ट्रांसफार्मर को इकट्ठे पढ़ेंगे। यही भाग हमारा पावर ट्रांसफार्मर में भी होता है और यही भाग हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग जो है कोर बोलते हैं। ये बेसिकली कोर जो है, वैसे ये भी याद रखना है कि इस ट्रांसफार्मर के लिए ही नहीं, सारे ट्रांसफार्मर में कोर प्रयोग करते हैं। भले यहाँ पे हम कोर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोर जो है सारे ट्रांसफार्मर में पढ़ा जाता है। तो कोर बेसिकली जो है सिलिकॉन स्टील का होता है, मतलब इसमें हमारा ज़्यादा मात्रा लौह मात्रा होता है और इसमें कुछ मात्रा हमारा जो है सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन। बेसिकली हम अगर देखा जाए तो ये कोर हमारा नर्म लोहा का मेन होना चाहिए,
हमारा ट्रांसफार्मर का जो कोर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नर्म लोहा का होना चाहिए। तो नर्म लोहा में हम जो है एक अच्छी क्वालिटी का इस्पात ले लेते हैं और उसमें हम लोग जो है सिलिकॉन मिला देते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो 2 से 3% हमारा जो है सिलिकॉन होता है, और जबकि हमारा जो है बाकी जो बचा वो क्या होता है, इस्पात होता है। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि किस तरीके से ऑप्शन रहेगा। अगर नर्म लोहा रहता है तो आप नर्म लोहा भी लगा सकते हो, बशर्ते आपका सिलिकॉन स्टील नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर सिलिकॉन स्टील है तो सिलिकॉन स्टील में लगाइएगा, या अलॉय स्टील है तो आप क्या करेंगे, अलॉय स्टील में लगाइएगा। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन। बेसिकली हम लोग को ये जानना है कि कोर हम किस पर्पज से लगाते हैं। तो हमारा ट्रांसफार्मर में कोर का काम होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखना। क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र बनाना। अब आपको पता है कि जो जितना अच्छा लोहा होता है उतना ही अच्छा चुंबक बनेगा, इसीलिए हम लोग अच्छा से अच्छा लोहा प्रयोग करते हैं। लोहा में कई प्रकार होता है, ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, इस्पात होता है। हम लोग इस्पात में यूज करते हैं, और थोड़ा सा इसमें स्ट्रेसिस लॉस ज़्यादा होने की वजह से लोहा में तो हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं। और भी ज़्यादा नहीं मिलाते हैं, 2 से 3% मिलाते हैं। याद रखिएगा कोर हमारा ठोस नहीं होता है, कोर हमारा ठोस नहीं होता है, ये पत्ती नुमा होता है। क्यों, तो हमारा जो है कोर में एक प्रकार का लॉस और पाया जाता है। वैसे उस कोर को हम एडी करंट लॉसेस बोलते हैं। हालांकि इस चीज़ को आज हम डिस्कशन करेंगे आज वाला ही वीडियो में कि हमारा एडी करंट लॉसेस या भंवर धारा लॉसेस क्या होता है। बेसिकली वो कोर में होता है, और हम अगर एडी करंट लॉसेस को कम कर दें या कम करने की कोशिश करें तो हम उस कोर को पत्ती नुमा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, पत्ती नुमा बनाते हैं। मतलब कि पत्ती के हम बना करके स्टैम्पिंग करके, है ना, स्टैम्पिंग करके इसी में हम क्या करते हैं, तार को लपेटते हैं। तार को क्या करते हैं, लपेटते हैं। तो हमारा ये कोर कैसा होना चाहिए, पत्ती नुमा। जितना ज़्यादा पत्ती नुमा बनाइए, जितना ज़्यादा पत्ती का थिकनेस कम रखिएगा, इसमें क्षति थोड़ा कम होगा। वैसे बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर का पत्ती का मोटाई जो है 0.3 mm से mm में रखना है, 0.5 mm या किसी 0.6 mm भी रखना है। ठीक है, तो हमारा पत्ती का मोटाई कितना रखना चाहिए, 0.35 mm से लेकर के 0.5। ये दोस्त हमारा किसके बारे में बात हुआ, कोर के बारे में, जिसमें हम कोर लगाते हैं ट्रांसफार्मर में और कोर पर ही तार को लपेटते हैं, बाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। अब ये हमारा बाइंडिंग करने के लिए किसी ट्रांसफार्मर में 3 फेज बाइंडिंग होता है, किसी ट्रांसफार्मर में, है ना, सिंगल फेज होता है, या किसी ट्रांसफार्मर में हम 3 फेज बाइंडिंग करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर हमारा सेल प्रकार का होता है या कोर प्रकार का होता है। तो ये सब जो है कोर के पत्ती का अलग अलग आकार होता है, जिसको हम लोग जो है बताए थे कि इसमें हमारा यू प्रकार का भी होता है, आई प्रकार का भी होता है, आकार का, है ना, जे भी होता है, सी भी होता है, ए प्रकार का भी होता है ना। इस तरीके से कई इसका प्रकार। तो हम लोग जैसा जैसा हम लोगों को कोर बनाना है, जैसा ट्रांसफार्मर है, उसी हिसाब से हम लोग जो है ये आकार ले लें। ये सारा चीज बातें हमारा होगा कोर के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमरी बाइंडिंग। आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर में चाहे वो 3 फेज हो या सिंगल फेज, ऑटो ट्रांसफार्मर को छोड़ करके जितने भी ट्रांसफार्मर होता है, सभी ट्रांसफार्मर में 2 बाइंडिंग स्थापित की जाती है। 2 बाइंडिंग स्थापित की जाती है। एक बाइंडिंग होता है जिसमें हम सप्लाई से जोड़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक बाइंडिंग होता है जिसे सप्लाई से जोड़ते हैं, और एक बाइंडिंग होता है जिसे हम सप्लाई आपूर्ति करते हैं। आपूर्ति मतलब जो सप्लाई हमें देता है। तो सभी प्रकार के ट्रांसफार्मर में एक्सेप्शन ऑटो ट्रांसफार्मर छोड़ करके सभी ट्रांसफार्मर में 2 तरह के बाइंडिंग होता है। एक बाइंडिंग होता है प्राइमरी बाइंडिंग और एक बाइंडिंग होता है सेकेंडरी बाइंडिंग। तो हमारा इस ट्रांसफार्मर में भी 2 तरह के बाइंडिंग होगा, प्राइमरी बाइंडिंग होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग। कई बार बाइंडिंग से सवाल पूछ लेता है कि सबसे पहले ये याद रखना है कि हमारा इसमें बाइंडिंग में क्या कोई प्रकार का क्षति होता है, तो बोलिएगा हाँ, ताम्र क्षति पाया जाता है। बाइंडिंग में ताम्र क्षति पाया जाता है, और बाइंडिंग के वजह से हमारा जो है ज़्यादा हीट होता है और हम सप्लाई नहीं देते हैं, तो बाइंडिंग में कई बार ऐसा भी होता है कि बाइंडिंग का संख्या पूछ लेते हैं कि हमारे इस ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग का संख्या, बाइंडिंग कितने तरह का होता है वो अलग चीज़ है। तो 2 तरह का, प्राइमरी बाइंडिंग हुआ और सेकेंडरी बाइंडिंग।
लेकिन हमारा जो है बाइंडिंग का संख्या कई बार पूछ लेगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, अगर वो 3 फेज में है तो उसमें 6 बाइंडिंग की संख्या होगी, जबकि सिंगल फेज है तो उसमें 2 बाइंडिंग की संख्या होगा। और अगर हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसकी बाइंडिंग की संख्या कितना होगा? 1 होगा। ये याद रखना। इसका मतलब है कि हमारा 2 बाइंडिंग होता है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर और ऑयल टाइप। हम लोग पता है कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बड़ा होता है, ज़्यादा केवी का होता है और ये बहुत ज़्यादा हीट भी होता है। तो हीट होता है, इसको हम लोगों को ठंडा रखना है, तो ठंडा रखने की कई व्यवस्था होता है। जैसे हमने आपको बताया भी था, शीतलन के लिए पानी भी, वाटर भी है, एयर भी है, नेचुरल भी और तेल भी है। तो ये प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम पढ़ा रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर को बाइंडिंग या कोर को ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तेल प्रयोग करते हैं। अब जब तेल प्रयोग करेंगे तो तेल रखने का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो तेल जो रखने का व्यवस्था होता है वो हमारा क्या होता है? ऑयल टैंक है। बड़ा सा टंकी होता है और उस टंकी में हम लोग जो है तेल को डुबाए रखते हैं, बाइंडिंग को और कोर। क्लियर? डुबाए रखते हैं। ऐसा आपको बता भी दिए थे कि हमारा तेल जो है ट्रांसफार्मर में 2 काम करता है। पहले तो बाइंडिंग को या कोर को ठंडा करने का काम करता है और दूसरा हमारा पूरा बॉडी को अचानक बनाए रखने का काम। ठीक है? किस प्रकार का ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है? तो बेसिकली ये हमारा 2 तरह के तेल होता है, एक सिंथेटिक तेल होता है और एक खनिज तेल होता है। तो नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर में हम लोग तेल यूज करते हैं, खास करके जो हम लोग ट्रांसफार्मर मोहल्ले के बाहर जो लगा होता है ना, वो ट्रांसफार्मर जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उस ट्रांसफार्मर में खनिज तेल प्रयोग करते हैं। खनिज तेल का कई खूबी है ना, और होना भी चाहिए कि ये जो है नमी रहित होता है, ये वाष्पीकृत नहीं होता है, ये ज्वलनशील भी नहीं होता है और ये हमारा जो है जल्दी गर्म भी नहीं होता। हालांकि जब इतना ट्रांसफार्मर का हीट होता है तो ट्रांसफार्मर जो तेल जो है वो आपका 20 डिग्री से लेकर के 95 डिग्री तक हीट हो जाएगा। इस वजह से उसमें क्या होता है? आग भी नहीं लगता है। वैसे ज़्यादा हो जाएगा तो आग लगना ही लगना है, लेकिन कोशिश करता है तेल की ज़्यादा आग नहीं लगे। तो ट्रांसफार्मर में तेल हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हैं? तो खनिज तेल यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम बोल सकते हैं या मिनरल ऑयल बोल सकते हैं। ये बेसिकली हमारा जो है, इसमें कई रीज़न है इसका यूज़ करने का। जैसे हमने बताया कि जल्दी जो है नमी नहीं होता है, जल्दी इसमें आग नहीं लगता है, ये जल्दी वेपराइज नहीं होता है, वाष्पीकृत नहीं होता है ना। कई रीज़न की वजह से हम ये ट्रांसफार्मर ये वाला तेल यूज़ करते हैं। और ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज़ करते हैं तो हम उसमें टैंक लगाते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल टैंक। अगला बात करते हैं हम कूलिंग पाइप। आजकल ये ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में रेडिएटर लगा होता है कूलिंग पाइप की जगह, लेकिन हम लोगों का सिलेबस थोड़ा सा पुराना है या इससे क्वेश्चन जनरेट किया हुआ है। तो कूलिंग पाइप है ना, ट्रांसफार्मर में बेसिकली जो है अगर देखा जाए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर अगर है, ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं? पूरा तेल भर देते हैं और इसी के अंदर में हमारा जो है कोर होता है ना, या बाइंडिंग होती है। तो आपको पता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या पैदा होता है? बाइंडिंग के द्वारा हीट पैदा होता है और हीट से हमें जो है ट्रांसफार्मर का नुकसान हो सकता है। ठीक है? तो इसको बचाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तेल रखते हैं, तेल डालते हैं, टंकी बनाते हैं। तेल भी हमारा क्या करता है? कोशिश करता है कि ठंडा, लेकिन इस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और इस बाहर में कहिए हमारा वायुमंडलीय टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? कम। फिर भी इसमें हम क्या करते हैं? पाइप का जैसा व्यवस्था कर देते हैं, जिससे हमारा जो है कुछ न कुछ धीरे धीरे हमारा यहाँ से तेल क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। वैसे ये भी आपको पता है कि जितने भी पदार्थ होता है, चाहे द्रव हो या ठोस हो, वो गर्म होने के बाद क्या होता है? उसका आयतन बढ़ता है और हल्का होता है। तो अगर ये तेल यहाँ पर डाला हुआ है, पूरा भरा हुआ है, गर्म होगा तो हल्का होगा, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये पाइप लगाते हैं, बाहर से पाइप लगा होता है, ये पाइप के माध्यम से तेल बाहर ऊपर की तरफ जाता है और इसी तरीके से सर्कुलेट होता रहता है। तो वायुमंडल की नमी की वजह से या वायुमंडलीय है ना कम तापमान की वजह से एज कम्पेयर टू यहाँ पर ज़्यादा हीट है, अब बाहर में कम हीट है। जैसे हम लोग मान के चलिए कि अभी 40 डिग्री और ट्रांसफार्मर के अंदर मान लीजिए कि 90 डिग्री, जाहिर सी बात है इधर कम है, इस वजह से जो है वो पाइप के थ्रू क्या होता रहता है? ठंडा रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कूलिंग पाइप। ठीक है? आजकल इसके जगह पे हम लोग क्या यूज होता है? रेडिएटर यूज होता है।
याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन में रहेगा रेडिएटर। रेडिएटर बेसिकली हमारा जो है दो पाइप से मिला करके बनाया जाता है। ये ट्रांसफार्मर को तेल से ठंडा करने में और ज़्यादा मदद करता है। जैसे हम लोग रेडिएटर का नाम फ्रंट के इंजन वगैरह में सुने होंगे, वो भी हमारा वहाँ पे ठंडा करने का ही काम करता है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग ट्रांसफार्मर में रेडिएटर लगा होता है, उसके बारे में हम कभी डिस्कशन करेंगे। खैर, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल इनलेट वाली। क्या? ऑयल इनलेट वाली। ट्रांसफार्मर अगर पूरा बना हुआ, ट्रांसफार्मर क्या हो गया है, पूरा अगर बन गया है, दिखा रहे आपको ट्रांसफार्मर है ना। जैसे ये तो ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग वगैरह दिख रहा है, ये हमारा बाइंडिंग है और बाइंडिंग का कनेक्शन करके हम बाहर निकाले दोनों टर्मिनल का, इसीलिए हमारा प्राइमरी होगा सेकेंडरी। ये इसमें हमारा क्या करेंगे हम यहाँ पर आपको तेल नहीं दिखाते, तेल मतलब ट्रांसफार्मर दिखाते हैं, ठीक है। ना देखिए, ये हमारा अंदर में क्या होता है कि पूरा देखिए, यही हमारा जो है स्प्रिंग पाइप जैसा काम करता है। ये हमारा, हालांकि पुराने ट्रांसफार्मर में गोल गोल पाइप होता है, ये सिंक जैसा होता है, पत्ती नुमा बना होता है। हालांकि किसी किसी ट्रांसफार्मर में इसी को रेडिएटर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। ये जो हमारा ये पूरा तेल भरा हुआ है, इसी को हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, क्लियर। चलिए, जैसे जैसे कोई टॉपिक आता है तो डिस्कशन करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे ऑयल इनलेट। जब ट्रांसफार्मर का संरचना मतलब बन गया तो हम उसको तेल डालने के लिए फिर खोलते नहीं, उसका एक रास्ता बना होता है, जैसे एक पाइप में एक बल्ब बना, जिससे हम क्या करते हैं, तेल से पूरा भरते हैं, है ना। तो जिस रास्ते से कहिए, जिस माध्यम से कहिए, जिस जगह से आप तेल ट्रांसफार्मर में डालते हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, है ना, ऑयल इनलेट बल्ब। इनलेट मतलब ऐसे भी होता है अंदर करने वाला, और बल्ब मतलब टांग, है ना, ऑयल इनलेट बल्ब। ये हमारा जो है उसी तरीके से अगर किसी तरह के ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, हमें तेल निकालने की आवश्यकता पड़ गई, तेल बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ गया, तो पूरा ट्रांसफार्मर ना खोल करके ट्रांसफार्मर का एक कोना, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर जो है एक नट बोल्ट से फंसा हुआ होगा, जिससे हम लोग क्या करें, इसमें पूरा तेल है, साथ साथ में ये भी है, जनरेटर भी लगा होता है, पूरा तेल भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसको ट्रांसफार्मर को ना खोले, तो अगर प्रॉब्लम आ गया है, हमें कुछ करना है, बाइंडिंग को चेंज करना है या बाइंडिंग को पलटना है, कुछ करना है, तो खोलना पड़ेगा तब ना। कि पूरा ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग या कोई क्या होता है, डुबा होता है तेल, तो तेल हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक नल जैसा लगा देते हैं, जिससे नट बोल्ट से कटा हुआ, नल बोला नहीं, जो नल का होता है पानी में चलाते हैं, नट बोल्ट से कसा होता है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑयल इनलेट आउटलेट बल्ब। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑयल गेज के बारे में। ये एक हमारा जो है मापने वाला, एक लेयर मापने वाला, है ना, कि ट्रांसफार्मर में हमारा तेल का स्तर कितना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी ट्रांसफार्मर में यहीं पर हमारा जैसे ये कंजर्वेटर है, तो कंजर्वेटर में ही लगा होता है, बताते रहता है कि कितना लेयर है, अभी कितना बच रहा है। मतलब ट्रांसफार्मर का तेल को स्तर बकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, या उनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, गेज, जो तेल का स्तर बता कि अभी कितना तेल बच रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल गेज। क्लियर हो गया, तेल का स्तर बता। खैर, अगला हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी टर्मिनल और सेकेंडरी टर्मिनल। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन होता है कि प्राइमरी टर्मिनल कौन होता है, सेकेंडरी टर्मिनल। प्राइमरी टर्मिनल और सेकेंडरी टर्मिनल को खोजने के लिए आपको जो है ना, पहले एक चीज को जानना होगा, क्योंकि आपको ये है ना, ट्रांसफार्मर में देखिए यहाँ पर, अरे इसको क्या देते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है चार तार इधर है, चार ये बना, इसको बेसिकली हम लोग जो है बुश बोलते हैं, बुशिंग, क्या बोलते हैं, बुशिंग बोलते हैं। जो रेड कलर का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुशिंग। और ऊपर में हमारा क्या है, ये हमारा कॉपर का बना हुआ, लेकिन दिखा रहा है यहाँ एल्युमिनियम का हो सकता है, ये तो बुशिंग। तो आपको क्या नजर आ रहा होगा कि सब 3 को छोटा है और 4 को बड़ा है ना, 3 को छोटा है और 4 को बड़ा है। छोटा का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारा पावर क्या होगा, कम रहेगा। छोटा का मतलब क्या रहेगा, पावर यहाँ पे कम रहेगा, ठीक है। ये छोटा दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका पावर कम है, लो टेंशन की फोर्स। और बड़ा का मतलब ये समझिएगा कि ये इसमें पावर ज्यादा है, हाई टेंशन। अगर ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप है, मतलब कम वोल्टेज को ले करके ज्यादा वोल्टेज दे रहा है, तो कम वोल्टेज के लिए ये वाला यूज करेंगे,
और ज्यादा वोल्टेज के लिए लीड होगा। अगर ये ट्रांसफार्मर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 300 या 200 440 वोल्टेज को 11000 वोल्टेज में बदल रहा है, जैसे ये 440 वोल्टेज को क्या कर रहा है 11000 वोल्टेज में बदल रहा है। तो 440 वोल्टेज के लिए छोटा वाला बुशिंग पर योग करेंगे और 11000 वोल्टेज के लिए हम लोग जो है बड़ा वाला। अब कहेंगे सर 11 वाला में 4 को है और इसमें 3 को है, तो 3 का मतलब होता है लो टेंशन, मतलब ये सॉरी डेल्टा कनेक्शन। कि अगर हमारा जो है इस ट्रांसफार्मर में ये डेल्टा कनेक्शन है तो 3 रहेगा, और अगर स्टार कनेक्शन है तो 4 है। कई बार आप ऐसे में देखिएगा कि सर यहाँ पर छोटा वाला 4 को रहेगा और बड़ा वाला 3 रहेगा। ये समझना है कि बड़ा वाला तो बड़ा ही है, हाई टेंशन ही है, लेकिन बड़ा वाला में हमारा क्या है डेल्टा कनेक्शन है और छोटा वाला में क्या है स्टार कनेक्शन। 4 का मतलब समझिएगा कि वहां पर स्टार कनेक्शन किया हुआ है और 3 का मतलब समझिएगा क्या डेल्टा कनेक्शन। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी तरीके से। चलिए अगला हम बात करते हैं हमारा जो है ना प्राइमरी टर्मिनल हो गया जिससे हम सप्लाई देंगे, है ना, और सेकेंडरी टर्मिनल हो गया जिससे हम लोग सप्लाई देंगे। अब सुनिए, कई बार आप देखे होंगे कि अगर हमारे मोहल्ले के बाहर या जो है जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है उस ट्रांसफार्मर के बगल में बोरिंग हो जाता है। तो बोरिंग क्यों होता है? तो ट्रांसफार्मर में भी हमें क्या होता है अर्थिंग की आवश्यकता होती है। हमने पहले आपको बताया था 3 फेज जब पढ़ा रहे थे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में जब स्टार कनेक्शन होगा तो वहाँ पर क्या होता है अर्थिंग देना होता है। क्या होता है? अर्थिंग देना होता है। तो अर्थिंग देना होगा तो हमें अर्थिंग करना है। अब ये आपकी 11000 सप्लाई है, जाहिर सी बात है नॉर्मल अर्थिंग तो काम चलेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा बोरिंग करना। तो ट्रांसफार्मर के नीचे वाला पॉइंट अगर मान के चलिए कि आपके ग्राउंड से अर्थिंग मिल रहा है तो हम नीचे वाला पॉइंट से अर्थिंग टर्मिनल बनाए। वो 6 टर्मिनल और 4 टर्मिनल और 3 टर्मिनल तो आपने देखा ही जो बताया, ठीक है, लेकिन एक अर्थिंग भी पॉइंट होता है। कई बार ट्रांसफार्मर ऊपरी पोर्शन पे होता है, लेकिन अगर हमारा ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर का बेस वाला पोर्शन होता है नीचे वाला, उसको हम क्या बोलते हैं अर्थ पॉइंट होता है, जिससे हम अर्थिंग देते हैं। कई बार ये होता है कि अगर बाई चांस आज आपको या आज से 10 साल पहले किसी बंदा ने ट्रांसफार्मर लगा के चला गया, सुनिएगा ध्यान से, है ना, कोई बंदा ने 10 साल पहले ट्रांसफार्मर लगा के चला गया और उस ट्रांसफार्मर वो जानता है कि कितना सप्लाई वाला है, कितना दक्षता वाला है, कितना फेज वाला है, कौन सा कनेक्शन है। आज 10 साल के बाद दूसरा आदमी आया और कोई फॉल्ट हो गया ट्रांसफार्मर में, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है ना? वो आदमी से तो पूछेगा नहीं जो पहले से लगा के गया है। हो सकता है उसको कहीं ट्रांसफर हो गया होगा, हो सकता है डेथ हो गया होगा, तो कैसे पता करेगा कि ट्रांसफार्मर में क्या खूबी है? तो क्या होता है कि हर ट्रांसफार्मर के दाहिने साइड में है ना एक प्लेट लगी हुई और उस प्लेट में हमारा प्लेट में सारा ट्रांसफार्मर का डिटेल लिखा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर कितना वोल्टेज देगा और कितना वोल्टेज दे सकता है, ये ट्रांसफार्मर में किस तरह के कनेक्शन है। ज्यादातर ट्रांसफार्मर में आपका प्राइमरी बटा सेकेंडरी नहीं, इसका वैल्यू करिएगा प्राइमरी बटा सेकेंडरी। इसलिए क्वेश्चन जब भी करिएगा तो हमारा जो है इसको ध्यान रखें। तो ये हमारा बाइंडिंग के हिसाब से, किसके हिसाब से हुआ? बाइंडिंग के। कि अगर हमारा बाइंडिंग क्लियर है तब क्या? अब देखिए कि हमारा जो है बाइंडिंग के अलावा अगर वोल्टेज की बात करें कि प्राइमरी में वोल्टेज कुछ है, सेकेंडरी में वोल्टेज कुछ है, उसका ट्रांसफार्मर रेशियो क्या हो? तो सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जब हम ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ा रहे थे, जब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ा रहे थे, हमने ये कहा था कि प्राइमरी बाइंडिंग में जब हम सप्लाई देते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग में
सप्लाई देते हैं तो म्यूचुअल है ना इंडक्शन के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे हमारा क्या होता है, इसमें ईएमएफ पैदा होता है और ये ईएमएफ हमारा फाई जबकि एम और आवृत्ति पर निर्भर करता है। हम ये भी बोल करके साथ में ये बोला था ना कि बाइंडिंग पर भी निर्भर करता है। हमने ये कहा कि सेकेंडरी में अगर हमारा जो है वोल्टेज पैदा हो रहा है कब, जब हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग रहेगा तब। जब सेकेंडरी बाइंडिंग नहीं रहेगा तो क्या सेकेंडरी वोल्टेज पैदा होगा, नहीं होगा, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ाया है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्या पढ़ाया कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारा जो है के बराबर NS/N। तो हमने ये कहा कि अगर ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी बाइंडिंग है तो सेकेंडरी वोल्टेज भी होगा और अगर प्राइमरी बाइंडिंग है तो प्राइमरी वोल्टेज भी होगा, है ना। ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज समानुपाती होता है सेकेंडरी बाइंडिंग के, प्राइमरी वोल्टेज समानुपाती होता है प्राइमरी वोल्टेज। मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी में जो वोल्टेज पैदा हो रहा है वो सेकेंडरी बाइंडिंग पर निर्भर करेगा, जो प्राइमरी में वोल्टेज पैदा हो रहा है वो प्राइमरी बाइंडिंग पर निर्भर करेगा, है ना। तो लास्ट में हमारा जो है, पहले हमने बाइंडिंग का रेशियो देखा, ठीक है, बाइंडिंग का रेशियो देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, वोल्टेज का रेशियो, क्या देखा, वोल्टेज का रेशियो। तब हमारा के बराबर, अगर बाई चांस वोल्टेज पे निकालना है तो वोल्टेज को देख लेंगे, अगर बाइंडिंग पे निकालना है तो बाइंडिंग। अब क्वेश्चन जो है बाई चांस आपसे ऐसे पूछ लिया कि हमारा जो है ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग दिया हुआ है 1000, जबकि सेकेंडरी बाइंडिंग नहीं पता, लेकिन हमारा प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है 220 और सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है 400 कुछ दिया हुआ है। तो हम इसको नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप का देगा, खाली कनेक्शन नहीं पता हो, कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कनेक्शन दे देगा तो क्वेश्चन फंस सकता है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन ये सब वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और अगर कनेक्शन का नाम उन्होंने नहीं ले रहा, ये स्टार कनेक्शन है कि डेल्टा कनेक्शन है, खाली सेकेंडरी बाइंडिंग का वोल्टेज और प्राइमरी बाइंडिंग का ये सब दे दिया हो, डायरेक्ट हम फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं, क्लियर हो गया। अगर दोस्त हमारा जो है करंट के बारे में बात करें, राशि के बारे में बात करें, धारा के बारे में, तो धारा हम लोग कैसे से लिखते हैं, आई से, है ना, आई से लिखते हैं। अगर हमारा प्राइमरी में करंट है तो आई भी लिखते हैं, अगर हमारा सेकेंडरी में करंट है तो आई से। तो अगर क्वेश्चन हमारा जो है बाइंडिंग, क्वेश्चन में बाइंडिंग नहीं, सिर्फ वोल्टेज और करंट, और दोनों करंट दिया हुआ और एक तो वोल्टेज दिया हुआ, दूसरा का वोल्टेज मांग रहा है, तो हमें इसका भी रिलेशन पता होना चाहिए, क्लियर। तो देखिए बहुत आसान, इसको आप आराम से डिराइव कर सकते हो, बशर्ते दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। हमने शुरू में आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में 4 क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी को परिवर्तित करता है, एक हमारा करंट को, दूसरा हमारा वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को और करंट को क्या करता है, परिवर्तित करता है, जबकि आवृत्ति को और पावर को कोई परिवर्तित नहीं करता। अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, है ना, तो हमारा ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी पावर बराबर होता है प्राइमरी पावर, सेकेंडरी पावर बराबर होता है प्राइमरी पावर। और हम लोगों को पता है कि पावर बराबर क्या होता है, V/I, है ना, यह पावर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E/I। तो जब हमारा प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर है तो हम सेकेंडरी वोल्टेज लिख सकते हैं और सेकेंडरी करंट भी लिख सकते हैं बराबर। हमारा यहाँ पे प्राइमरी पावर है तो प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और अगर हम इसको रेशियो बनाए, अभी तो पढ़ा है कि सेकेंडरी बटा प्राइमरी है ना, तो हमारा इसका क्या बन जाएगा, है ना, प्राइमरी बटा बन जाएगा आई। तो ये हमारा क्या बन गया, करंट का रेशियो, क्या बन गया, करंट का रेशियो बन गया, है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमने जो है ट्रांसफार्मर के लिए, है ना, ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पहले किस पर, बाइंडिंग पे NS/NP बराबर ES/EP बराबर IS। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, नहीं। चलिए अब हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है इम्पीडेंस का रेशियो मांग लेता है या इम्पीडेंस से रिलेटेड मांग लेता है, तो हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो है प्राइमरी पावर बराबर होता है क्या, सेकेंडरी पावर, और P बराबर होता है I² या P बराबर हम I² × Z लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं।
अगर ये प्राइमरी है तो आई पी का स्क्वायर और जेड, अगर ये हमारा सेकेंडरी है तो आई एस का स्क्वायर इंटू जेड एस लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा क्या प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में हमारा जो है आई पी का स्क्वायर और सॉरी प्राइमरी पी का स्क्वायर और क्या कर सकते हैं जेड पी बराबर आई एस का स्क्वायर और जेड एस। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्राइमरी का स्क्वायर बटा सेकेंडरी का स्क्वायर बराबर जेड एस बटा जेड पी। अगर इधर से स्क्वायर हटा दे क्या लिखेंगे प्राइमरी बटा सेकेंडरी और बराबर यहाँ पे रूट अंडर जेड एस बटा जेड पी है ना। ये हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो हमारा लास्ट में क्या निकला ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में क्या कि हमारा जो है के बराबर पहले अगर बाइंडिंग के हिसाब से बात करें तो बाइंडिंग में हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग बटा प्राइमरी बाइंडिंग बराबर सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज बराबर प्राइमरी करंट बटा सेकेंडरी करंट और बराबर रूट अंडर जेड एस बटा जेड अंडर जेड। ये हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पहले किसके आधार पर हुआ बाइंडिंग के, फिर वोल्टेज का और फिर करंट फिर इम्पीडेंस है ना, इम्पीडेंस या रूट याद है ये हमारा जेड है यहाँ पे जेड एस और जेड पी है रूट जो को बनना है मुझे रूट का नहीं बनना क्या मतलब नहीं होगा बट्टा में। हाँ तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है क्या ट्रांसफार्मर लॉसेस। क्वेश्चन भी से हम करना कहिए बेगर कोई एग्जाम हो रहा है टेक्निकल का उसमें ट्रांसफार्मर सिलेबस में है और लॉसेस से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा वही नहीं कुछ नहीं पूछे, चाहे भाषा को चाहे वो जैसे जैसे चेंज करके पूछे लेकिन क्वेश्चन आपका लॉसेस से रहेगा। तो ट्रांसफार्मर हो चाहे विद्युतीय मशीन जो भी विद्युत से चलने वाला मशीन हो उसमें हमारा क्या होता है ट्रांसफार्मर लॉसेस होता है। लॉसेस क्या है अगर इसको समझना है तो आपको पता है कि जितना हम इसमें और इनपुट दे रहे हैं और उतना हमारा क्या कर रहा है आउटपुट नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है उसमें कुछ क्षति या कुछ लॉसेस हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो आप ट्रांसफार्मर में है ना प्रणामित्र में दो तरह के क्षति होता है, दो तरह के क्या होता है क्षति होता है। एक हमारा होता है जिसको हम ताम्र क्षति या हम लोग क्या बोल सकते हैं कॉपर है ना कॉपर लॉसेस बोल सकते हैं या इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं ताम्र क्षति हो गया कॉपर लॉसेस हो गया या हम इसको लोड क्षति भी बोल सकते हैं। लोड लॉसेस मतलब ये पता लगता है कि ट्रांसफार्मर में लोड लगेगा तो ये लॉसेस होगा या हमारा ट्रांसफार्मर में लोड नहीं लगेगा ये लॉसेस नहीं होगा। इसका मान क्या होता है वैरी करता रहता है, वैरी करता रहता है, मान क्या होता है चेंज करता रहता है। ट्रांसफार्मर में आप सप्लाई ले रहे हो अगर सप्लाई का मान घटा बढ़ा रहे हो तो ट्रांसफार्मर में हमारा जो है लॉसेस क्या होगा घट बढ़ सकता है। हम इसको डिटेल में भी बात करेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर में एक तो हमारा बाइंडिंग है, बाइंडिंग करते हैं प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। तो हमारा दो तरह के बाइंडिंग होता है तो ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस भी होते हैं प्राइमरी है ना, जैसे ताम्र में हमारा बाइंडिंग होगा तो हमारा बाइंडिंग दो तरह का होगा तो हमारा कॉपर लॉसेस कितना होगा दो तरह के प्राइमरी बाइंडिंग लॉसेस और सेकेंडरी बाइंडिंग लॉसेस। उसके बाद हमारा जो है ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग करते किस में है तो कोर पे कैसे में करते हैं कोर है ना, तो कोर में करते हैं और कोर किसका बना होता है लोहा का, क्या बना होता है लोहा का बना होता है। तो हम इस वाले लॉसेस को हम लोग जो है कोर लॉसेस के भी नाम से जानते हैं या कोर क्षति बोल सकते हैं या आयरन लॉस के नाम से भी जानते हैं है ना, आयरन लॉसेस के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन क्षति या हानि जो भी कहिए अपना अलग अलग भाषा से पूछेगा इसलिए इसका लैंग्वेज को सुधारना है खास करके लॉसेस बहुत क्वेश्चन पूछा। तो ट्रांसफार्मर में मेनली दो तरह के लॉसेस होता है, एक होता है कॉपर लॉसेस जो बाइंडिंग के वजह से होता है और दूसरा हमारा होता है कोर लॉसेस जो कोर की वजह से है ना, जिसको हम लोग जो है कॉपर लॉसेस को ताम्र क्षति भी बोल सकते हैं और कोर लॉसेस को हम लोग आयरन लॉसेस या लॉस क्षति भी
बोल सकते। अब हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर लॉसेस की अगर हम बात करें, जिसको हम दाम में क्षति कहते हैं, हमने इसको कहा कि इसका मान क्या हो सकता है, घट सकता है, घट सकता है। कब? जब ट्रांसफार्मर में लोड घटेगा बढ़ेगा तब, है ना। ट्रांसफार्मर का लोड नहीं घटेगा बढ़ेगा, शून्य रहेगा, तो हमारा ये क्षति भी क्या होगा, ये बात को समझिएगा। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, क्या ट्रांसफार्मर में दो तरह की क्षति होता है, आयरन लॉसेस हुआ और कॉपर लॉसेस। ये दोनों का मान अगर बराबर रहे, ये दोनों का मान अगर बराबर रहे, तो वह ट्रांसफार्मर एक उच्च दक्षता वाला ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से रिपीट करते हैं। क्या कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस दोनों का मान अगर बराबर रहता है, तो ट्रांसफार्मर ये उच्च दक्षता वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है ना। अगर दोनों लॉसेस तो देखिए, कॉपर लॉसेस जो होता है वो बाइंडिंग में प्रतिरोध की वजह से, जैसे हमारा ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी बाइंडिंग है और ये ट्रांसफार्मर में क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग। पहले तो ये समझिए कि लॉसेस कैसे होता है। अगर यहाँ से हमने पावर दिया है 100 रुपया, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो आपका ये प्राइमरी दिया है, तो हमने क्या देखा है, सेकेंडरी में हमारा पावर कितना आ रहा है, 80 रुपये की ही आ रहा है। तो 20 कहाँ गया, तो 20 हमारा जो है क्या हो गया, ये हमारा लॉसेस हो गया। 20 का हो गया तो लॉसेस हो गया, ये ध्यान में रखिए। तो आपका ये लॉसेस जो हुआ वो किस में हुआ, शक्ति में हुआ कि किसी और चीज में हुआ। याद रखना, लॉसेस भी हुआ, ये हम पावर में ले रहे हैं, और लॉसेस भी हमारा पावर में ही होगा। क्या चीज में होगा, पावर में, शक्ति में ही होगा। इसीलिए हमने कहा कि जो हमने पावर देते हैं वो अगर पावर हमको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, क्षति हो रहा है। और दोनों को पावर जो मिल रहा है और क्षति जो हो रहा है, दोनों का अगर ऐड करिएगा तो इनपुट की क्या होगा, बराबर होगा। और इससे पहले तो हमने अभी बोला कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर में कोई परिवर्तन नहीं करता, वो घटा बढ़ा नहीं सकता। तो हमारा ट्रांसफार्मर में पावर घटा बढ़ा नहीं रहा, लेकिन पावर अगर नहीं मिल रहा है पूरा, तो क्या हो जा रहा है, क्षति हो जा रहा है। उसी क्षति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्षति क्या था, कॉपर से, है ना, कॉपर लॉसेस। ये ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग की वजह से होता है। अब जैसे हमने बाइंडिंग किया हुआ, अब ट्रांसफार्मर में हम सप्लाई देंगे, इसमें हमारा प्रतिरोध लगता है। हम लोगों को पता है कि हमारे जो है पदार्थ कोई भी उसमें कुछ न कुछ जो है प्रतिरोध लगता ही लगता है। अगर एल्युमिनियम है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कॉपर है थोड़ा और कम लगेगा, अगर चांदी है तो और कम लगेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि हमारा अगर पदार्थ है उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध लगना है, और प्रतिरोध की वजह से क्या होगा, ऊष्मा पैदा होगा, ऊष्मा की वजह से क्या होगा, हमारा शक्ति का क्षति होगा। तो मतलब ये ट्रांसफार्मर में अगर कॉपर लॉसेस हो रहा है तो बाइंडिंग की वजह से, और बाइंडिंग अगर हो रहा है तो प्रतिरोध की वजह से। क्लियर हो गया, प्रतिरोध की वजह से। तो हम पावर को ई से लिखते हैं, और अगर हमारा ये क्षति हो रहा है तो I² क्या हो रहा है, R हो रहा है। I² क्या हो रहा है, R हो रहा है। अब ये देखना है कि हमारा इसमें दो तरह की बाइंडिंग क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग है, तो प्राइमरी बाइंडिंग में लॉसेस होगा, तो प्राइमरी बाइंडिंग में P बराबर क्या हो जाएगा, I² R। कोई दिक्कत, अगर न्यूमेरिकल आ जाता है, प्राइमरी बाइंडिंग का करंट और वोल्टेज दिया हुआ, सॉरी करंट और प्रतिरोध दिया हुआ है, प्राइमरी का प्रतिरोध पावर निकालना है या लॉसेस निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी बाइंडिंग का निकालना है तो सेकेंडरी बाइंडिंग का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी बाइंडिंग में हमारा भी क्या होगा, उसी तरह का होगा, बस आप क्या कर दीजिएगा, PS बराबर क्या, IS का S² इंटू IS। कहेंगे सर आप P में क्यों व्यक्त करें, क्योंकि लॉसेस हमारा शक्ति में होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर भी अगर आपसे पूछ ले कि आप बताइए कि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस का मान कितना होगा, टोटल कितना होगा, तो कुल अगर कॉपर लॉसेस का मान अगर बात करें, टोटल कॉपर लॉसेस को P प्लस क्या हो जाएगा, अगर दोनों का फॉर्मूला पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हमारा जो है ना, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, कॉपर लॉसेस। अब हम बात करते हैं अगला हमारा कौन सा लॉसेस है ना, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस हमारा दो तरह के लॉसेस बढ़ गए। एक हमारा लॉसेस बढ़ गया है, इसका नाम है हवर धारा। तो पहले हम हवर धारा के बारे में बात करें और उसके बाद हम क्या बात करेंगे, सेथिल। क्लियर।
अब देखिए भंवर धारा में है ना, जिसको कई नाम से जाना जाता है। पहले तो हम नॉर्मल इसका नाम लिखेंगे भंवर धारा क्षति। ध्यान से सुनिएगा। एक बात और आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर की अगर हम क्षति पढ़ रहे हैं तो जितने भी विद्युतीय मशीन पढ़ेंगे या पढ़ा हुआ, अल्टरनेटर है, मोटर है, जनरेटर है ना, सब में ये क्षति पढ़िएगा और सबका परिभाषा ऐसा ही लिखा है। जितने भी मशीन पढ़िएगा, चाहे वो गति वाला हो चाहे स्थिर वाला हो, बैटरी को छोड़कर सारा उपकरण में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला क्षति पढ़ेगा। कहीं कहीं ये क्षति फायदा भी होगा, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट पढ़िए, PMMC पढ़िए, चाहे MI पढ़िए, वहाँ पर ये एडी करंट क्या हो जाएगा, फायदा के काम करेगा। और फिलहाल उतना वास्ट में नहीं जाते हैं, फिलहाल ये जानते हैं कि एडी करंट क्षति होता क्या है। एडी करंट को कई नाम से जाना जाता है। एडी को अंग्रेजी में एडी है ना करंट बोलते हैं, है ना, यहाँ पे लॉसेस होगा और हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवर धारा, है ना। इसको एक और नाम से जानते हैं, है ना, फकॉर्ड, है ना, फकॉर्ड बोलते हैं, फकॉर्ड क्षति के भी नाम से जानते हैं। और क्या, झोंकेदार, ये झोंकेदार, है ना, ये सब क्षति क्या है, एडी करंट लॉसेस। झोंकेदार कहिए, चाहे फकॉर्ड कहिए, एडी करंट कहिए, चाहे हम लोग भंवर। बेसिकली इसको हम लोग WE से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं, WE से। और WE बराबर, देखिए ये भी याद रखना है कि हमारा ये क्षति कहाँ होता है, इसको हम डिस्कशन करेंगे, बढ़िया से समझाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि ये हमारा किसकी चीज पर निर्भर करता है। तो याद रखना है कि इसमें हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र पे निर्भर करता है ना। और हमारा क्या है, ये ना दोस्त फॉर्मूला पहले कौन सा बताएगा, ठीक है, Vm का स्क्वायर और क्या था हमारा T का स्क्वायर, हाँ ठीक है। देखिए क्या क्या है, पहले तो यह याद रखना है कि ये एडी करंट लॉसेस है और ये ट्रांसफार्मर में चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय में ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई दे रहे हैं आवृत्ति और साथ साथ में ये हमारा जो है कोर की मोटाई, क्योंकि ये हमारा लॉसेस जो होता है वो कहाँ होता है, कोर में, यहाँ पर कोर की मोटाई पर भी निर्भर करेगा। अब यहाँ पर समझते हैं ये हमारा एडी करंट लॉसेस क्या है, एडी करंट लॉसेस क्या है, थोड़ा सा बारीकी से इसको समझना है। और सब में क्या है, नॉर्मली हम जैसे कॉपर में बता दिया, कॉपर बाइंडिंग या कॉपर लॉसेस में क्या, बाइंडिंग में जो प्रतिरोध लगता है उसमें हमारा जो है लॉसेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ताम में क्षति बोलते हैं या कॉपर लॉसेस बोलते हैं। एडी करंट को थोड़ा सा समझना है ना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर है ना, चाहे हमारा कोई भी कोर है, ये ट्रांसफार्मर का कोर है। और हम लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर का कोर बनाने का मेन पर्पस यही है, एडी करंट लॉस को क्या करना, कम करना। नहीं तो हम हमारा एडी करंट लॉसेज अगर नहीं होता तो ट्रांसफार्मर हम ठोस बना सकते हैं, ट्रांसफार्मर का ठोस बना सकते हैं, है ना। एडी करंट लॉसेज का जो मेन होता है वो कहाँ होता है, कोर में होता है। अब इसको समझिए ध्यान से, देखिए कि हमारा एडी करंट लॉसेस कहाँ पर होता है। देखिए हमारा ये प्राइमरी बाइंडिंग है, ये क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग है, और ये क्या होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग और ये सेकेंडरी बाइंडिंग। माइकल फैराडे के हिसाब से, उसी के नियम के अनुसार से, जब इसमें हम सप्लाई देते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग में क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं अगर, तो हमारा क्या होता है, इसके चारों तरफ चुंबक का प्रभाव स्थापित हो जाता है। जितने भी हमारा यहाँ पे पूरा कहेंगे कि पूरा चुंबकीय स्थापित कर लेता है। और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हमारा क्या होता है, जितने भी इसके अंतर्गत चालक है, जितने भी चालक है, जैसे चालक हमारा बाइंडिंग भी है, सेकेंडरी बाइंडिंग भी है, और ये क्या है, कोर भी, ये भी हमारा चालक है। तो सभी चालक में क्या पैदा होता है, EMF पैदा होता है। क्या पैदा होता है, EMF। मतलब यहाँ भी हमारा EMF पैदा होगा, यहाँ भी हमारा EMF पैदा होगा, और यहाँ भी हमारा EMF पैदा होगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, क्योंकि हम सप्लाई से प्राइमरी में देते हैं, और प्राइमरी में देने से क्या होता है, पूरा चुंबक का प्रभाव स्थापित हो जाता है। और चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत में जितने भी चालक हैं, सभी चालक में क्या पैदा होता है, EMF पैदा होता है। यह EMF के बारे में हम डिस्कशन किया है। ये EMF हमारे जो है आउटपुट के रूप में हमने ले लिया है। लेकिन ये बताइए कि जो
कोर में पैदा हो रहा है, इसको हमने जो है लोहा का कोर जो बनाया है, ये कोर में जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसको हम कैसे निकालेंगे? ये क्या होता है, इसी कोरवा में चारों तरफ घूमता रहता है और ये ईएमएफ क्या ले लेता है, आगे जाके धारा का रूप ले लेता है और ये धारा जो है एडी करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एडी करंट। और ये एडी करंट जब इसमें हमारा कंटिन्यू प्रवाहित होता रहता है तो हमारा इसका जो आउटपुट वाला हमारा जो वोल्टेज बन रहा है, जो ईएमएफ बन रहा है, उसको क्षति करता है। तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं। और एडी करंट की वजह से आउटपुट में हमारा क्या हो रहा है? क्षति हो रहा है। इसीलिए इसका पूरा नाम दे देते हैं एडी करंट क्षति। क्या नाम देते हैं? एडी करंट क्षति। बात समझ आ गई? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने कोर बनाया, कोर में दोनों बाइंडिंग लगाया, प्राइमरी और सेकेंडरी। माइकल फैराडे के नियम के अनुसार जब प्राइमरी बाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं तो बाइंडिंग की वजह से, सप्लाई की वजह से पूरा क्या होता है? चुंबक का प्रभाव स्थापित हो जाता है। चुंबकीय प्रभाव के कारण है ना, उसके अंतर्गत में, चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत में जितने भी चालक आता है सब में ईएमएफ पैदा होता है। यह ईएमएफ अगर इसमें बाइंडिंग में आ रहा है तो हमें आउटपुट के रूप में मिल रहा है। ठीक है, अगर कोर में ईएमएफ पैदा हो रहा है, अगर ये आगे जाके धारा का फॉर्म ले लेगा, इसी को हम क्या बोल देते हैं? एडी करंट। यह एडी करंट घूमता रहता है जिसके वजह से आउटपुट वाला धारा को क्षति पहुंचाता है। इसीलिए इसका नाम क्या दे देते हैं? एडी करंट। याद रखिएगा, एडी करंट का मान जो है पत्तनुमा को बनाइएगा या वार्निश करिएगा या पटलन की मोटाई को कम करिएगा तो एडी करंट का मान क्या होगा? कम होगा। और अगर एडी का मान बढ़ाइएगा, सॉरी पत्ती का मोटाई पत्ती का अगर मोटाई बढ़ाइएगा तो एडी करंट का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और एडी करंट की वजह से एक और नुकसान होता है, ट्रांसफार्मर का कोर और ट्रांसफार्मर क्या होता है? गर्म होता है। ट्रांसफार्मर का कोर और ट्रांसफार्मर क्या होता है? गर्म होता है। ये भी याद रखना है कि एडी करंट लॉसेस हमारा ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर में ये वाला हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। जब हमने ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग या कोर सब लगा दिया है तो ये लॉसेस क्या होता है? फिक्स होता है। इसलिए हमारा जो है एडी करंट लॉसेस या हम कहेंगे कोर लॉसेस क्या होता है? नियत लॉसेस के नाम से भी जाना जाता है। कि ट्रांसफार्मर में नियत लॉसेस किसको बोलते हैं? तो बोलिएगा आयरन लॉस को या कोर लॉस को। और आयरन लॉस के अंदर में ही क्या आता है? चलिए नेक्स्ट हम अगला हमारा लॉसेस क्या है? साइक्लिक क्षति। तो हम इसको डिस्कशन करते हैं साइक्लिक क्षति का। इसका एक और नाम से जानते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस या हम लोग क्या नाम से और जानते हैं? साइक्लिक क्षति या साइक्लिक हानिया के नाम से भी जानते हैं। साइक्लिक क्षति या साइक्लिक हानिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक हानिया, साइक्लिक क्षति जो होता है ये भी क्या होता है? कोर में ही होता है। और इसको हम लोग जो है W8 से लिखते हैं। और ये हमारा जो है एक नियतांक, साइक्लिक नियतांक बोलते हैं। और साथ में हमारा अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र हुआ और क्या होता है? F होता है और E होता है। इसमें हमारा ये साइक्लिक क्षति है, ये साइक्लिक नियतांक होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, और ये आवृत्ति होता है और ये कोर का आयतन होता है। कोर का क्या होता है? आयतन होता है। तो ये हमारा क्षति इस पर निर्भर करता है। एक बात और समझिएगा कि हमारा साइक्लिक क्षति का मान क्या किस पर निर्भर करता है? ये चारों चीज पे निर्भर करता है। डिपेंड करता है कि इसमें आप कौन सा पदार्थ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो है कोर बना रहे हो एल्युमिनियम से, तो क्या हमारा ये तो बहुत ज़्यादा ये लॉसेस होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितना अच्छा चुंबक रहेगा उतना, सॉरी जितना अच्छा लौह पदार्थ रहेगा उतना ही हमारा हानि क्या होगा? कम होगा। एक और ध्यान सुनिएगा, ये लॉसेस का मान घट बढ़ सकता है जब आप सप्लाई को घटा बढ़ा नहीं बंद कर सकते हो। लोड पर ये निर्भर नहीं करता। हमने पहले ही बताया कि कोर लॉसेस हमारा लोड पर क्या होता है? निर्भर नहीं करता। ये हमारा क्षति जो है क्या होता है? देखिए कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं तो उसका कोर क्या बन जाता है? पूरा चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और फिर क्या सप्लाई बंद करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? खत्म होता है। तो अगर किसी ट्रांसफार्मर को बार बार ऑन ऑफ करने की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर में उसके जो बार बार उसका कोर क्या होता है? चुंबक बनता है, विचुंबक बनता है, चुंबक बनता है, विचुंबक, मतलब मैग्नेटिक या डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटिक या इस वजह से बार बार चुंबकीय और विचुंबकीय होने की वजह से क्या होता है? इसके आउटपुट में
या इसका आउटपुट क्या होता है, क्षति होता है, और इसी क्षति को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस क्षति बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का लॉसेस है। याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा हुआ, अगर दोनों लॉसेस प्रॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ट्रांसफार्मर हमारा उच्चतम दक्षता वाला ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्रांसफार्मर में अगर पट्टी का मोटाई और मोटाई उसका घटाएंगे बढ़ाएंगे, एडी करंट का मान क्या होगा, घट बढ़ सकता है। अगर हम लोड का मान घटाएंगे बढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर का, ताम्र क्षति का मान क्या हो सकता है, घट बढ़ सकता है ना। तो ये हमारा लॉसेस हुआ। अगले संडे को फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे बाकी जो बचा हुआ टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है डाटा प्लेट का ऐसे भी क्वेश्चन जो आता है, हाँ ध्यान है दोस्तों, डाटा प्लेट का जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मल आता है, वैसे रेयरली केस में ये सब आता है। अगला जो हमारा 4-5 ऐसा टॉपिक है, कई बार ऐसा हो, जैसे आपको पता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा चैप्टर है, हर जो है टेक्निकल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको उठाए, कोई भी एग्जाम लीजिए, चाहे आप अच्छे एग्जाम लीजिए चाहे नॉर्मल लीजिए, चाहे हमारा उस एग्जाम में 80 क्वेश्चन टेक्निकल आ रहा हो या 30-40 क्वेश्चन ही आ रहा है ना, आपका जो है इससे ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन क्या करेगा, वो उठाना ही होगा। तो ये जो टॉपिक जो हमारा चल रहा है ना, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर और या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लोजन बैंड के बारे में, है ना। एक्सप्लोजन बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके बारे में ये जानिएगा कि एक्सप्लोजन बैंड किसी भी ट्रांसफार्मर में सुरक्षा पर्पस के लिए लगाया जाता है। इसमें हमारा ट्रांसफार्मर का आउटपुट चाहे इनपुट या किसी और काम के लिए नहीं लगाया जाता। ये हमारा ट्रांसफार्मर का सुरक्षा युक्ति है। क्या है? सुरक्षा युक्ति। ध्यान में रखना है, बहुत बार इसे क्वेश्चन जनरेट किया गया, ठीक है। कहाँ पर लगा होता है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करें, है ना। कि अगर हम यहाँ पर आपको इमेज दिखाएं कि हमारा एक्सप्लोजन बैंड कहाँ पर लगा होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में एक्सप्लोजन बैंड जो लगा होता है वो आपका कंजर्वेटर और मुख्य टाइप के कंजर्वेटर और मुख्य टाइप कंजर्वेटर और मुख्य टाइप के बीच वाला जो पाइप होता है उसी पाइप में हमारा ये है एक्सप्लोजन बैंड लगा होता है। अगर ट्रांसफार्मर में किसी चीज के कारण, है ना, ट्रांसफार्मर में किसी दोष के वजह से हमारा ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट ना करे, है ना, ट्रांसफार्मर का वो नुकसान नहीं हो, इसलिए एक ट्रांसफार्मर में हम लोग जो है कंजर्वेटर, है ना, एक्सप्लोजन बैंड लगाते हैं। तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ना ट्रांसफार्मर, देखिए एक बात और याद रखें, हमने अभी क्या बोला कि एक्सप्लोजन बैंड जो है मुख्य टाइप, ये मुख्य टाइप है, एक्सप्लोजन बैंड मुख्य टाइप और ये हमारा कंजर्वेटर है। तो कंजर्वेटर और मुख्य टाइप के जो जोड़ने वाला पाइप है वो पाइप पे ही लगा होता है, याद रखना। आप कहोगे कि सर कहीं पर हमारा ट्रांसफार्मर में ये कंजर्वेटर ऊपर की तरफ लगा होता है ना, कहीं पर साइड में लगा होता है, तो क्या हर केस में हमारा जो है इसी के बीच में? तो हाँ, ट्रांसफार्मर का चाहे डिजाइन जैसा भी हो, है ना, तो बड़ा हो छोटा हो, चाहे जिस तरीके का डिजाइन हो, है ना, आपका जो एक्सप्लोजन बैंड है, ये एक्सप्लोजन बैंड जो है हमेशा कंजर्वेटर और मुख्य टैंक या कंजर्वेटर से जुड़ने वाला पाइप को, मुख्य टैंक जुड़ा हुआ है उसी पाइप पर ये लगा हुआ है। क्लियर हो गया? तो हमने दो बात बताया, क्या कि हमारा एक्सप्लोजन बैंड जो है, क्या हमारा जो है ये सेफ्टी या सुरक्षा पर्पस के लिए हमारा ये डिवाइस लगा होता है और कहाँ पर लगा होता है ये बता दें। अब देखना है कि ट्रांसफार्मर में हमारा किस तरीके से ये काम करता है। सुनिए, इसमें एक हमारा जो है मतलब कि ये डायफ्राम एक सीट रहता है ना, जो कम टेम्परेचर पर पिघल कर, कैसे हमारा मरकरी है क्या होता है, कम टेम्परेचर पर ही सेंस करके पिघलने लगता है ना, उसी तरीके से हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, डायफ्राम यूज़ करते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पे क्या होता है, टूट जाता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर में किसी दोष की वजह से, किसी कारण की वजह से टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। जैसे कुछ ही दिन पहले हमारा जो है पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, इसमें एक आदमी और 4 आदमी घायल भी हो गया, एक आदमी डेथ भी कर गया। तो ये सब सुरक्षा के हिसाब से लगाया जाता है। तो अगर ट्रांसफार्मर में ज़्यादा किसी कारण की वजह से प्रेशर या दबाव बढ़ रहा है,
ताप बढ़ रहा है, ये ब्लास्ट पूरा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रेशर रिलीज कर जाता है, ये डायफ्राम क्या होता है, ये डायफ्राम नहीं, ठीक है, फट जाता है। और फटने से क्या होता है, अंदर में जो भी प्रेशर बना हुआ है, ताप बना हुआ है, तो इस माध्यम से क्या होता है, रिलीज होता है। जब ये रिलीज करता है तो ऐसे भी लगता है कि बहुत भयानक क्या करता है, आग फेंकता है, ठीक है। ये प्रेशर, इसीलिए इसको प्रेशर रिलीज भी करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेशर रिलीज भी करते हैं। यही हमारा क्या है, एक्सप्लोजन वेल्ट। ये पावर ट्रांसफार्मर में या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है, काहे के लिए, तो सुरक्षा के लिए। ट्रांसफार्मर में किसी कारण की वजह से, किसी दोष की वजह से ट्रांसफार्मर में तापमान या दबाव बढ़ रहा है, तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना होकर के एक्सप्लोजन वेल्ट के माध्यम से इसका प्रेशर या दबाव क्या होगा, रिलीज। क्लियर हो गया, ये क्या है, सुरक्षा युक्ति। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेटर। क्या है, कंजर्वेटर। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर के लिए। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में हमारा जो है एक तो मुख्य टैंक होता है और मुख्य टैंक के ऊपर में एक छोटा को और टैंक जुड़ा होता है ना। मुख्य टैंक ऊपर में क्या होता है, एक और टैंक जुड़ा होता है जिसको हम लोग जो है कंजर्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर। ये ऊपर वाला ट्रांसफार्मर ऊपरी पोर्शन में लगा होता है और ये पाइप होता है जो हमारा क्या होता है, मेन टैंक से जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर में जो तेल डालते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा किया, ट्रांसफार्मर में जो तेल डालते हैं वो ट्रांसफार्मर में तेल इसके आधा लेयर तक क्या होता है, भरा होता है। कितना लेयर तक, आधा लेयर। अब कहेंगे सर इसको हम क्यों लगाते हैं, लगा तो दिया आप, क्यों लगाते हैं, तो ये याद रखना है कि ट्रांसफार्मर का तेल, ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग होता है या कोर जो होता है वो ट्रांसफार्मर में पूरा डूबा होता है। क्या होता है, डूबा होता है। इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर में तेल जो भरा होता है पूरा डबल भरा हुआ है। और आपको ये पता है कि ट्रांसफार्मर जो है बाहर में लगा होता है और कई तरह के आपका जो टेम्परेचर को वो सहन करता है। लो टेम्परेचर भी, जैसे दिसंबर जनवरी में 10 डिग्री 5 डिग्री पे आ जाता है। अभी हमारा जो है अप्रैल है या मई जून आ जाएगा तो और ज़्यादा टेम्परेचर होगा। क्लियर, तो टेम्परेचर का हमारा जो है बहुत ऊपर नीचे होता है। इसी में तो हमारा जो ट्रांसफार्मर में तेल होता है इसको भी लोड बढ़ता है, इसकी वजह से इसका तापमान बहुत ज़्यादा क्या होता है, बढ़ता जाता है या घटता भी। ठीक है, तो बढ़ने से तापमान को, घटने से बढ़ने से क्या होता है, तेल का आयतन भी क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, तेल का आयतन भी बढ़ता है। अब अगर बाई चांस हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें अगर तेल का मान हमारा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया, अब पूरा हमारा ट्रांसफार्मर में तेल क्या होता है, भरा हुआ, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर में तेल कुछ बाहर निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे कि जब तेल हमारा इसका आयतन बढ़े तो कहीं जाकर एडजस्ट हो जाए, और अगर इसका आयतन घट जाए फिर वापस क्या करें, पूर्ति कर दें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर में एक कंजर्वेटर, एक एक्स्ट्रा टैंक लगाते हैं, एक्स्ट्रा टैंक लगाते हैं, इसके हिंदी में संरक्षक भी बोलते हैं, है ना। एक और ऊपर में टैंक लगाते हैं, क्या कि अगर तेल इसका बढ़े तो उसमें चला जाए, अगर तेल घटे तो क्या करें, आपूर्ति करें। मतलब इसको आपूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में टैंक लगा देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंजर्वेटर टैंक, है ना। याद रहेगा, कहाँ लगाते हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर, मेन टैंक के ऊपर में एक और छोटा टैंक होता है जिसको कंजर्वेटर कहते हैं। क्लियर, ये क्या करता है कि ट्रांसफार्मर में तापमान बढ़ने से उसके तेल के आयतन में बढ़ोतरी होती है, तापमान घटने से तेल के आयतन में कटौती होती है। ये बढ़ गया तो अपने पास ले लिया, घट गया तो उसको आपूर्ति करता है। ये आपूर्ति करने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो कंजर्वेटर, है ना। ट्रांसफार्मर के जैसे यही हमारा लगा है, हालांकि इसमें भूगोल से भी है, भूगोल से बाद में बात करेंगे। ये हमारा मेन टैंक है ना, क्या है, मेन टैंक, और मेन टैंक का ये वाला पाइप जुड़ा हुआ है, क्या है, ये पाइप। हालांकि इसी पाइप पे हमारा एक्सप्लोजन वेल्ट भी लगाते हैं और यहाँ पर बकोल रिले भी लगा है, उसको हम डिस्कशन करेंगे अभी। यही हमारा क्या है, कंजर्वेटर। और देखिए याद रखना, कंजर्वेटर और मुख्य टैंक को जोड़ने वाला पाइप पर ही बकोल रिले एक्सप्लोजन वेल्ट होता है, और कंजर्वेटर में ही क्या होता है, ब्रीदर होता है। कंजर्वेटर में ही क्या होता है, हमारा ब्रीदर होता है, और साथ साथ में हमारा ऑयल गेज भी होता है। क्या होता है, ऑयल गेज भी होता है ना। उसको हम डिस्कशन करेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, कंजर्वेटर हो गया। क्लियर हो गया दोस्त। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, ब्रीदर, है ना, ब्रीदर।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको जो है ट्रांसफार्मर का श्वसक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसफार्मर का श्वसक भी कहा जाता है। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफार्मर का श्वसक किसको बोलते हैं, तो बोला जाएगा ब्रीदर। देखिए यहाँ पर हम इस फिगर पे ब्रीदर को दिखा रहे हैं, ठीक है। ब्रीदर में क्या है, कुछ नहीं, जैसे आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में तेल अगर बढ़ेगा चाहे घटेगा, तेल बढ़ेगा घटेगा तो हमारा वो ठीक है, आपका कंजर्वेटर आपूर्ति करेगा, लेकिन कंजर्वेटर में हमारा एयर जो भरा हुआ है वो एयर आना जाना किसके माध्यम से करेगा, बाकी तो सब जगह पैक। तो हमारा जैसे कहने का मतलब हमने अभी बताया, कंजर्वेटर में आधा स्तर तक क्या होता है, तेल भरा होता है। और जब ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर में तेल का आयतन बढ़ता है तो उसमें से तेल और कहाँ आता है, इसमें आता है। और इसमें जो एयर भरा हुआ है उस एयर वाला हमारा पोर्शन कहाँ जाएगा, है ना, उस एयर वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, तो याद रखना है ये एयर क्या होता है, बाहर निकलता है, तो किसके माध्यम से निकलता है, ब्रीदर से। तो ब्रीदर एक लगा दिया, और ब्रीदर में हमारा जो है फाइबर का एक डब्बा जैसा लगा हुआ है जो बाहर से नजर भी आता है। अगर आप कहीं भी ट्रांसफार्मर देखिएगा जो नॉर्मल अभी फिलहाल नया लगा होगा, तो इसमें कांच के जैसा रहता है, क्या रहता है, कांच के जैसा नजर आएगा, कितना बड़ा बड़ा गोल गोल कुछ डाला होता है, तो वो कुछ हमारा होता है नवे रासायनिक है जो इसको हम लोग जो है सिलिका जेल बोलते हैं, हम लोग ब्रीदर में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा ट्रांसफार्मर से एयर को निकालना या एयर अंदर जाना किसके माध्यम से जाता है, ब्रीदर से जाता है। इसीलिए ब्रीदर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर का श्वसक भी बोलते हैं, रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसक भी बोलते हैं। अब इस ब्रीदर में हमारा, इसमें जो है ब्रीदर में हमारा एक डब्बा जैसा होता है, कांच का बना होता है ना, जो नजर आता है, क्या होता है, एक रसायन डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिका जेल बोलते हैं। ये क्या करता है कि जब ट्रांसफार्मर में एयर को अंदर आना या बाहर होता है, कई बार बाहर से अंदर चला जाता है, तो बाहर में टेम्परेचर कम होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में दिसंबर या जनवरी में क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है। या अगर हम बात करें मतलब कि अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर में क्या होता है, एकदम नमी वाला हवा होता है ना, अगर वो सोख लेगा तो तेल में क्या हो जाएगा, नमी चला जाएगा, क्या चला जाएगा, नमी चला जाएगा, तो ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है, चालक बन सकता है, क्या बन सकता है, चालक बन, जिससे हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो इस ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने के लिए ही ये केमिकल डाला जाता है ना, केमिकल डाला जाता है। कौन डालता है, सिलिका जेल, काहे के लिए भाई, तो नमी को सोखने के लिए। एक बात और याद रखना है, ये हमारा जो सिलिका जेल है जब ये नमी को सोखता है तो अपना रंग परिवर्तित कर देता है। कई जगह बुक में, कई जगह पे आप अलग अलग चीज को देखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हम आपको बता दें कि जब ये सिलिका जेल डाला जाता है, जब ये सिलिका जेल डाला जाता है तो क्या होता है, सफेद जैसा होता है, क्या होता है, सफेद जैसा होता है ना। और जैसे ही ये अपना नमी को सोखता है ना, इसमें नमी जब आने लगता है ये अपना रंग को थोड़ा चेंज करके हल्का नीला कर देता है, क्या कर देता है, नीला कर देता है, जिसको हम आसमानी बुक भी कह सकते हैं। दूसरे बुक में कुछ और भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं है। जब हम डालते हैं, जब ये नमी नहीं सोखता है तो बस के नया डालते हैं, तब ये क्या होता है, सफेद होता है, सफेद होता है, व्हाइट होता है। और जब ये नमी को सोखते रहता है तो क्या होता है, नीला होता है ना। ध्यान में रखना है कि जब हम डालते हैं तो क्या होता है, सफेद होता है, ना। जब डालते हैं तो क्या होता है, सफेद होता है। और जब ये नमी को सोखता है तो क्या होता है, नीला होता है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से नमी को सोख लिया, अब नहीं सोख सकता, पूरी तरीके से नमी को सोख लिया, तब क्या होता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना, ये 3 तरह के कलर चेंज करता है। ये अभी आपने लगाया है, ये नमी को सोख रहा है और ये नमी को पूरी तरीके से सोख लिया, अभी नहीं सोख। आप चाहते हैं कि सर ये पिंक वाला को फिर हम यहाँ यूज करें तो नमी को नहीं सोखेगा, तो नहीं, इसको आप क्या कर सकते हो, हीट कर सकते हो। अगर 150 डिग्री तक इसको हीट करते हो, गर्म कर देते हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पिंक से फिर सफेद हो जाएगा। और फिर अगर इसको लगाइएगा तो फिर ये नमी को क्या करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिका जेल बोलते हैं, है ना। ये आपका ब्रीदर हो गया, और ब्रीदर में क्या करते हैं, सिलिका जेल डालते हैं।
ये सेंट्रल जेल के बारे में हम लोग क्या कर दिए, डिस्कशन कर रहे हैं। अब आते हैं टैपिंग स्विच के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैपिंग स्विच। ये समझिए कि ट्रांसफार्मर आपके हाथ में है, आप ट्रांसफार्मर बड़ा सा लगा हुआ है जिसमें आपका जो है अगर स्टेप डाउन की बात करें तो 220 वोल्टेज आपको घर में लगभग मिल रहा है ना। आप चाहते हो कि सर हमारा ये 220 नहीं 180 मिले या 240 मिले, या हम चाहते हैं कि हम जितना चाहे हमको उतना वोल्टेज मिले, तो ट्रांसफार्मर में एक व्यवस्था किया जा सकता है ना। ट्रांसफार्मर में एक व्यवस्था किया जा सकता है, उसको हम कह सकते हैं कि हम एक स्विच को लगा सकते हैं और स्विच को अपने रोटेट करके वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप वोल्टेज को, कौन सा वोल्टेज को, प्राइमरी का सेकेंडरी, सेकेंडरी याद रखिएगा, सेकेंडरी वोल्टेज, क्योंकि आपके पास कौन सा वोल्टेज आता है, सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी वोल्टेज को अगर घटा बढ़ा सकते हो है ना, तो उसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर में एक स्विच लगा सकते हो। उसी स्विच को हम लोग क्या बोलते हैं, टैपिंग स्विच। ये टैपिंग स्विच ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाया जाए। उसके बाइंडिंग को हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग, आपको पता है कि जितना बाइंडिंग यूज होता है उतना वोल्टेज हमारा मिलता है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी बाइंडिंग पे निर्भर करता है। तो टैपिंग स्विच के माध्यम से बाइंडिंग के टर्न का हमारा जो संख्या होता है उसके मान को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा टर्न ले लेते हैं तो हमारा वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, अगर हम कम टर्न लेते हैं तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, कम मिलेगा। इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज को हम घटा बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से, टैपिंग स्विच के माध्यम से। याद रहेगा, टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में। किस वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, तो सेकेंडरी वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, है ना, टैपिंग स्विच के माध्यम से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बकौल स्विच। ट्रांसफार्मर में नॉर्मली दो तरह के सुरक्षा युक्ति प्रयोग किया जाता है। पहले हमने बात किया था एक्सप्लोजन बैंड, कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर में इंटरनल किसी प्रॉब्लम हो जाए तो एक जो है ब्लास्ट कर जाता है, उसका डायफ्राम टूट जाता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर सेफ रहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक्सप्लोजन बैंड भी ब्लास्ट न करे, एक्सप्लोजन बैंड भी नहीं फटे, हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल सेफ रहे, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम हो, या अगर प्रॉब्लम कुछ हो तो ट्रांसफार्मर अपने से बंद भी हो, अपने से क्या हो जाए, बंद हो। ऐसे भी आपको हो सकता है शुक्रवार हो गया, कुछ दिन में लगता है कि हमें पानी पीने का मन है तो नल में हमारे पास आ, ऐसे कभी कभी लगता है, ठंडा हो जाए है ना, तो कभी कभी लगता है कि हमारे पास नाली आ जाए, हम नहीं बात करेंगे, ऐसा भी महसूस होता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जितना आदमी शुक्र होगा, जितना भी आलसी होगा, नुकसान उसी को ज़्यादा होगा। तो क्या ट्रांसफार्मर में भी एक ऐसा व्यवस्था लगाएगा कि अगर ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो रहा है, अब प्रॉब्लम हो रहा है किसी ट्रांसफार्मर को आदमी नॉर्मली गाँव में लगा होगा, अगर कोई गाँव वाला आदमी या शहर वाला आदमी चाहेगा कि ट्रांसफार्मर को जाके हम बंद करें, चाहे पूरे तरीके से ले पटेल लो, ऐसे ही बोल, तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसको ब्लास्ट को बचने के लिए एक सूचना देने वाला एक और पार्ट लगाया जाता है। ये भी याद रखना है कि हम लोग जो मोहल्ले के बाहर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ उसमें ये सब चीज़ नहीं लगा, ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में लगा होता है या ज़्यादातर पॉश एरिया में लगा होता है। क्लियर, कि ये ट्रांसफार्मर में किसी कारण की वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, हीट बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ये ब्लास्ट कर सकता है। तो ब्लास्ट करने से पहले क्या करेगा, ये सायरन बजाएगा। और अगर आजकल क्या हो गया है कि सायरन बजाया कुछ देरी के बाद और अपने आप क्या हो गया, आउटपुट आपको कट कर देगा, अपने आप ऑटोमेटिकली कट कर देगा, है ना। ये कौन करता है, याद रखना है, बकौल रिले करता है। कौन करता है, तो बकौल रिले करता है। ये हमारा विधि सुरक्षा का एक युक्ति जो ट्रांसफार्मर की कंजर्वेटर और मुख्य टैंक को जोड़ने वाला पाइप में ही लगा हुआ है। कंजर्वेटर और मुख्य टैंक के जोड़ने वाला पाइप में ही लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बकौल रिले। क्या ये हमारा जो है बकौल रिले ट्रांसफार्मर का दोस्त एक अलार्म बजा करके, एक सायरन बजा करके सूचना देता है, और अगर कुछ में अपडेटेड रहता है तो अपने आप क्या कर देता है, आउटपुट वोल्टेज को कट कर देगा, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, कट कर देगा। लास्ट इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है तापमान। ये ट्रांसफार्मर एक लगा होता है, इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ये ट्रांसफार्मर का तापमान को क्या करता है, इंडिकेट करते रहता है कि अभी ट्रांसफार्मर में इतना तापमान बढ़ा हुआ है ना। इस तरीके से हमारा जो है ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर का सारा पार्ट्स है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अगला हमारा अब जो टॉपिक है, देखिए
हमने तो इससे पहले आपको क्या बताया कि ट्रांसफार्मर में कितने तरह के होता है, किस किस आधार पर बटा हुआ है। आज का वीडियो में हमने ये भी डिस्कशन किया कि ये में क्या ट्रांसफार्मर व्यापारिक आधार जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और पावर ट्रांसफार्मर है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोगों को अब जो है मतलब ट्रांसफार्मर का प्रकार नहीं है, सारे ट्रांसफार्मर के लिए कॉमन है कि जो ट्रांसफार्मर से, जैसे हम एग्जाम्पल है कि अगर ये हमारा ट्रांसफार्मर है तो हम लोगों को पता होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग होता है और ये हमारा क्या होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। जब हम ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज देते हैं, कुछ वोल्टेज दिया है ना, और फिर हमारा जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा कुछ वोल्टेज निकला। हम लोगों को पता है कि ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग में हमारा जो है कनेक्शन नहीं होता, ये दोनों वाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है अनंत होता है। प्रतिरोध क्या होता है अनंत होता है, मतलब डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई दिया और ये आपका ट्रांसफार्मर में देने वाला इनपुट और ये क्या है आउटपुट। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई देते हैं ये आपका सप्लाई डायरेक्ट नहीं आता, यहाँ पर माइकल फैराडे अपना सिद्धांत यूज करके अब हमारा ईएमएफ पैदा होता है और यही ईएमएफ हमारा आपको आउटपुट के रूप में मिलता है। ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, एक प्रकार का आवेश होता है ये जो आपको आउटपुट के रूप में मिलता है। तो ये ईएमएफ को हम लोग जो है ई से लिखेंगे, क्या से लिखेंगे ई से। तो ट्रांसफार्मर का ये ईएमएफ जो है इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ पैदा होता है, जो ट्रांसफार्मर में ईएमएफ पैदा होता है, जो हमारा वोल्टेज पैदा होता है, आसान भाषा में ये समझिएगा कि आउटपुट में जो वोल्टेज पैदा होता है वह वोल्टेज ट्रांसफार्मर के किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा कि अगर ट्रांसफार्मर में हम 240 वोल्टेज दे रहे और हमारा ट्रांसफार्मर से कुछ वोल्टेज निकल रहा है, ये वोल्टेज कब बढ़ सकता है कब घट सकता है। जैसे आपका मोबाइल ही चार्ज है ना, हम उसमें कितना 220 वोल्टेज देते हैं सर्किट बोर्ड में लगा करके, और आपके मोबाइल में कितना वोल्टेज देता है, मान के चलिए कि 6 या 12 वोल्टेज देता है। ये 6 या 12 वोल्टेज घट भी सकता है बढ़ सकता है। तो किस चीज़ पर घट सकता है, कब इसको हम घटा सकते हैं कब इसको हम बढ़ा सकते हैं, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का अगर आउटपुट वोल्टेज बढ़ाना है या घटाना है तो हमारा जो है ट्रांसफार्मर में कुछ चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, घटाना बढ़ाना पड़ेगा, आपका आउटपुट वोल्टेज घट बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर हमने फिक्स कर दिया बना दिया ये 220 से देगा कुछ भी हो, ऐसा नहीं है, मान इसका घट बढ़ सकता है। इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे जिसका नाम है ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण। विद्युत वाहक बल समीकरण मतलब हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा और वो किस चीज़ पे निर्भर करेगा, ये यही क्लियर। विद्युत वाहक बल समीकरण कई बार इससे क्या हुआ है न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है, कई बार न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, कई बार डायरेक्ट पूछ दिया, कई बार ऑप्शन रहेगा आपको कि किस पर निर्भर नहीं करता है या किस पर निर्भर करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण या ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर जिसको हम लोग ई से लिखते हैं और इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है। ये जो है 3 चीज़ पे निर्भर करता है, 3 चीज़ पे निर्भर करता है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या लगाते हैं कोर लगाते हैं, किस लिए बात तो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए। अगर ये कोर हमने सिलिकॉन स्टील को नहीं रखे, हम लोग एल्यूमिनियम का रख दें, चाहे हम कॉपर का रख दें या लकड़ी का रख दें, क्या इसमें हमारा चुंबक बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब चुंबक नहीं बनेगा तो हमारा ईएमएफ भी पैदा नहीं होगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र बनना बहुत जरूरी है। ये पहला चीज़ है कि हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स का होना जरूरी है। जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ पैदा करेगा, मतलब हमारा जो ई है समानुपाती होता है उच्चतम चुंबकीय क्षेत्र या उच्चतम चुंबकीय फ्लक्स। पहला चीज याद रखिए क्या कि ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ है, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो हमारा चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करेगा, याद रखना है, भूलना नहीं है। दूसरा चीज है कि अगर बाई चांस ट्रांसफार्मर में आपने बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, आप उसको सप्लाई नहीं दो, अगर सप्लाई दो तो हम उसमें एक क्या रखते हैं 0 रखते हैं, मतलब डीसी सप्लाई दो।
क्या ट्रांसफार्मर काम करेगा? डीसी पे ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग ही चल सकता है ना? तो डीसी पर हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, है ना, डीसी पर काम ही नहीं करेगा। जैसे जैसे आप आवृत्ति का मान बढ़ाइएगा ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें ये पता लग गया कि ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ है वो आवृत्ति पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। वो आवृत्ति पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। तो दो चीज पता लग गया, ट्रांसफार्मर का हमारा ईएमएफ किस चीज पर निर्भर करता है, तो उच्चतम या अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स। दूसरा क्या है, आवृत्ति। तीसरा, जिस बाइंडिंग से या जिस भाग से आप सप्लाई ले रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग ही नहीं कर रहे। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये आपका प्राइमरी सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पर सप्लाई के लिए बाइंडिंग ही नहीं कर रहे, लपेट संख्या नहीं दे रहे, क्या आपको आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें क्या होना चाहिए, बाइंडिंग भी होना जरूरी है। जितना ज्यादा लपेट संख्या देंगे, जितना ज्यादा आप लपेट संख्या लीजिएगा उतना ही आपका ईएमएफ पैदा होगा। तो हमने क्या देखा कि हमारा ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ है वो है ना 5 एम्पीयर। नहीं, हम तो बंद करने की कर दीजिए। अच्छा, कुछ रिपीट कर रहे हैं, बंद नहीं करना है, अभी चल रहा है मेन टॉपिक नहीं, कैसे बंद कर देंगे? ये आपको टेंशन तो नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, गलती हो गया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हुआ, ज़्यादा ना। हाँ चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट। हाँ, हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर में हमारा जो है ट्रांसफार्मर 3 चीज पे निर्भर कर रहा है। पहला चीज क्या है, चुंबकीय फ्लक्स पे, वो भी अधिकतम। दूसरा क्या है, आवृत्ति। फिर हमने कहा कि ट्रांसफार्मर में अगर हम क्या करते हैं, बाइंडिंग नहीं करते, जैसे ट्रांसफार्मर में हम बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग नहीं करते, यहाँ पर बाइंडिंग नहीं, क्या हमारा आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा बाइंडिंग करिएगा उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। तो हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट कहिए, चाहे ट्रांसफार्मर का ईएमएफ कहिए, वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला हमने बोला चुंबकीय फ्लक्स पे, दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी पे, और तीसरा हमारा जो है उसके लपेट से। तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। अगर इसको आप इक्वल करते हो, क्योंकि ये समानुपाती है, इसको अगर आप इक्वल करते हो तो एक फार्मूला बनता है 4.44, है ना, चुंबकीय फ्लक्स और एफ, और क्या हो जाएगा, यही हमारा ट्रांसफार्मर का ये नियत वैल्यू। कैसे आया है, हम लोग डेरिवेशन करते हैं, लेकिन आप लोग को आईटीआई का एग्जाम देना है, डेरिवेशन में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है ना, लेकिन ये जो याद रखना है, इसमें वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल दिया हुआ है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी में इससे न्यूमेरिकल एक दिया हो, है ना, इसको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स का वैल्यू दे दें, आवृत्ति का वैल्यू नहीं भी दे, खाली को एसी बोल दें, तो आपको 50 रखना है और 10 कई बार ऐसा होता है ना, कि हमारा वो प्राइमरी की बात करेगा कि प्राइमरी में हमारा ईएमएफ कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, वही वाला वैल्यू को क्या करना है, लेकिन प्राइमरी यूज करेंगे, है ना, क्या यूज करेंगे, प्राइमरी यूज करेंगे। प्राइमरी में हमारा सब कुछ क्या है, ठीक है, क्या यूज करेंगे, प्राइमरी यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर बाई चांस वो सेकेंडरी के लिए वोल्टेज मांग रहे या सेकेंडरी के लिए ईएमएफ मांग रहे, सेकेंडरी का हमारा वोल्टेज बन जाएगा 4.44, है ना, चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी के लिए, है ना, सेकेंडरी के लिए, और जबकि हमारा ये तो ये दोनों नॉमिनल प्राइमरी बाइंडिंग के लिए अलग और सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए अलग। अगर बाइंडिंग का वो नाम नहीं लेते हैं तो हमारा नॉर्मल क्या हो जाएगा, है ना, कि हमारा ईएमएफ बराबर 4.44, और ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी जब ये लग जाए तो हमारा पता है आरएमएस होना चाहिए, हाँ आरएमएस होना चाहिए। ऐसे पहले जो हम बता रहे थे, है ना, पहले यहाँ पर इससे पहले जो बता रहे थे वो हमारा नॉर्मल ये कहिएगा, औसत कहिएगा, लेकिन जब हमारा वैल्यू लग जाता है तो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, मतलब टोटल वोल्टेज आप कह सकते हो। क्लियर? इस तरीके से हमारा जो है आउटपुट हो गया, ट्रांसफार्मर का क्या हो गया, समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए सुनिए, अगला हमारा टॉपिक है, ये भी हाँ सुनिए ध्यान से, अगला हमारा है, इसमें भी क्या है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जाता है, इसमें कई बार क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है ना, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है।
और इसमें जो है हर साल जब भी एग्ज़ाम दिया है मतलब जो भी स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देखा है हमने कि यूपीपीसीएल वाला में और डीएमआरसी वाला में इसमें क्वेश्चन रिपीट करते हैं, है ना। यूपीपीसीएल वाला में और डीएमआरसी वाला में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, है ना। इसको समझना है बहुत बढ़िया से कैसे हमारा इसे न्यूमेरिकल बनेगा। सब न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है, आसान क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। जैसे ही हमारा करेक्शन हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, फंस सकता है। इसलिए पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या करो समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को इसको हम लोग जो है के से व्यक्त करते हैं। किसको कहते हैं, बेसिकली ट्रांसफार्मर का आउटपुट। हाँ बात नहीं करिए, ट्रांसफार्मर का आउटपुट चाहे आउटपुट जो भी, ट्रांसफार्मर का आउटपुट बटा इनपुट, ट्रांसफार्मर का आउटपुट बटा इनपुट। अब ट्रांसफार्मर में आउटपुट जो भी मिले, चाहे वोल्टेज मिले, है ना, चाहे हमारा प्रतिरोध के रूप में रहे, है ना, या धारा को हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है, चाहे हम बाइंडिंग की बात करें, क्या बाइंडिंग की बात करें। बेसिकली हम लोग जो है बाइंडिंग से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते, बाइंडिंग से ही इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी बाइंडिंग का लपेट संख्या, किसी भी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी बाइंडिंग का लपेट संख्या तथा प्राइमरी बाइंडिंग का लपेट संख्या के अनुपात को, लपेट संख्या के अनुपात को हम लोग जो है ट्रांसफार्मर रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो। जैसे देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है, अब इस ट्रांसफार्मर का मान लेते हैं कि ये प्राइमरी बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग में हमने कुछ लपेट संख्या लगाया है, जैसे इसमें हमने प्राइमरी बाइंडिंग का लपेट संख्या को NP लिखते हैं या WTB लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर रेशियो का सेकेंडरी बाइंडिंग, है ना, ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी बाइंडिंग। हमने क्या बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उसको कहते हैं क्या, कि किसी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी बाइंडिंग का लपेट संख्या 100 हो, 20 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 जितना लपेट संख्या बटा प्राइमरी बाइंडिंग का लपेट संख्या के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। एक बात और आपको बता देते हैं, अगर यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोल रहे हैं तो जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोले तब ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अगर हम ये बोल रहे ट्रांसफार्मर अनुपात बोले, ट्रांसफार्मर अनुपात फर्क है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन और हम बात कर रहे हैं अभी ट्रांसफार्मर। तो जब ट्रांसफार्मर अनुपात बोले तो वहां पर जो पहले, जैसे ट्रांसफार्मर में पहले क्या मिल रहा है, प्राइमरी, अब बाद में क्या मिला, तो पहले जो मिला और बाद में जो मिला उसके अनुपात को हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उसको बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग का लपेट संख्या बटा प्राइमरी बाइंडिंग का लपेट संख्या का अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का कोई मात्रा नहीं है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से क्वेश्चन ऐसे देगा कि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1/4 ऐसे दे देगा। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारा जो है प्राइमरी बाइंडिंग पर सेकेंडरी बाइंडिंग 1 है जब ये 4, इस तरीके से समझिए। और अगर ट्रांसफार्मर रेशियो दे दे, जैसे ट्रांसफार्मर रेशियो दे दे, अनुपात दे दे, तो है ना, क्या समझिएगा, जैसे 11,000 यहाँ पर लिखा हुआ और 440 लिखा हुआ और यहाँ पर बाइंडिंग लिखा हुआ, इसका मतलब है प्राइमरी में 11,000 है, 440। क्वेश्चन में घुमा देगा, इसमें ध्यान रखना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और